हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया एंड यूरोप वॉकिंग इन स्टेप, जो शशि थरूर सर ने लिखा है। तो इंडिया और यूरोप के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं, स्टार्ट में बताते हैं कि वर्ल्ड में डिसऑर्डर है। तो जो फॉरेन पॉलिसी के मेवन हैं, यानी कि एक्सपर्ट हैं, वो कास्ट करते हैं न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव लाना पड़ेगा इंडिया और यूरोप के रिलेशन को और ठीक करने के लिए, या फिर जो ऑलरेडी रिलेशन अच्छा है उसको और इम्प्रूव करने की बात करते हैं। जो इंडिया और यूरोप का रिलेशन है वो ज़रूरी है एज अ डिप्लोमेटिक रिन्यूअल, जो कि ऑलरेडी रूटेड है सिविलाइजेशनल डेप्थ में। यहाँ पे कहते हैं कि इसको अब कॉन्टेम्प्ररी रिलेवेंस है उसके हिसाब से हमको एडिट या फिर एनिमेट करना पड़ेगा। जो हिस्ट्री है वो ज़्यादातर दिखाता है कि डिस्टेंट पार्टिसिपेंट्स हैं दोनों का, यूरोपियन यूनियन और इंडिया का, एक दूसरे के जियोपॉलिटिकल इमेजिनेशन में। पर अब ये टाइम आ गया है, प्रेजेंट डिमांड जो है वो इंगेजमेंट के लिए बात करता है। जो पीएम का G7 डिप्लोमेसी है और जयशंकर का जो हुआ था G7, उस पर डिप्लोमेसी दिखाए थे पीएम ने, और जयशंकर का जो रिन्यूड फोकस है यूरोप के साइड, वो शो करता है कि सेंट्रल पोजीशन अब यूरोप को दिया जा रहा है रेदर देन पहले जो चेंजिंग पोजीशन था। तो पहले बोलते हैं कि जो सेंट्रल पोजीशन यानी कि ये पाइवोट टुवर्ड्स द कॉन्टिनेंट इन फ्लक्स का मतलब यही है कि जो सेंट्रल पोजीशन है दिया जा रहा है रेदर देन चेंजिंग पोजीशन। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं कि जो ये बस यूरोप के इकोनॉमी या फिर उनके कल्चरल कैपिटल को देख के नहीं कर रहे हैं, जबकि हमारा ये एस्ट्यूट यानी कि एक्यूरेट एसेस किया हुआ एक स्टेप है। और ये एक इवॉल्विंग ग्लोबल चेस बोर्ड है, उसके ऊपर हमारा ये स्टेप है, जहाँ पे कि यस्टरडे जो अलाइंस फ्रेइंग हो रहे हैं, पुराने अलाइंस टूट रहे हैं, अंडू हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, वहीं पे नए अलाइंस इमर्ज कर रहे हैं हेमिस्फीयर पे। फिर आगे बोलते हैं कि जो ट्रांस एटलांटिक रिल्म का जो लॉन्ग टाइम से एंकर्ड किया जा रहा था अमेरिकन लीडरशिप के द्वारा, अब वो ड्रिफ्ट में आ गया यानी टूट रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट हैं वो आइकॉनक्लेज़म यानी कि अटैकिंग मूड में है, और उनका जो व्यू है वर्ल्ड के प्रति वो ट्रांजैक्शनल है, यानी कि वो सिर्फ एक तरीके से पैसे को महत्व दे रहे हैं या इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और स्केप्टिसिज्म रखते हैं कि जो नेटो कंट्री है उसके प्रति डिसडेन शो करते हैं, यानी कि रिस्पेक्ट नहीं शो करते। डिसडेन करने का मतलब अपने ट्रेडिशनल एलाइज को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। और बताते हैं कि डेलायंस जो है यूएस के प्रेसिडेंट का एडवर्सरीज जो रशिया है, एडवर्सरी यानी अपोनेंट जो रशिया है उसके साथ डेलायंस यानी कि रोमांस जो है वो जो है वो एक तरीके से एक अननर्व्ड यानी कि लेस कॉन्फिडेंट शो कर रहा है वॉशिंगटन के तरफ, यानी वॉशिंगटन यानी यूएस के तरफ, जो उसके फेथफुल पार्टनर्स हैं उनका। जो G7 था एक टाइम पे डी फैक्टो बोर्ड था, यानी कि मेन पावर उन लोग के पास था ग्लोबल गवर्नेंस के लिए। बट अभी अभी जो लास्ट मंथ में कन्वेड हुआ, लास्ट मंथ में जो कंसेंसस ही नहीं बन पाया इनके ऊपर, G7 में ट्रम्प थे वो उठ के चल दिए थे कुछ काम है करके, तो कुछ कंसेंसस ही नहीं निकला। फिर जो कनाडा और यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी और फ्रांस जो है वो रिकैलिब्रेट कर रहे हैं अपने फॉरेन पॉलिसीज़ को, और स्ट्रेटेजिक लॉजिक से देख रहे हैं कि जो हमको ईस्टवर्ड है वहाँ पे जो शार्पर ग्रोथ दिख रहा है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा पार्टनरशिप को एंगेज करें। कनाडा जो है वो इंटेंगल कर रहा है खुद को, जो ओवर डिपेंडेंस था यूएस पे उससे, सिंस जो कनाडा को बार बार बोल रहे थे कि इन यूएस का पार्ट बन जाओ, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना जो ट्रम्प है उसको। अब ज़्यादा डीपर इंटीग्रेशन रख रहे हैं इमर्जिंग पावर जैसे कि इंडिया और यूरोप के साथ पे, जो कनाडा है वो। अब फिर बोलते हैं कि जो यूके सीड जो है वो सीड कर रहा है, सीड यानी कि गेटिंग रीड यानी ओवरकम कर रहा है अपने ब्रेक्सिट एरा के इल्यूशंस है, और एम्ब्रेस कर रहा है कि वापस कॉन्टिनेंटल टाई को बढ़ाया जा सके। जो जर्मनी है वो अवेकिन यानी कि वापस जग रहा है सोमनोलेंस से, स्ट्रेटेजिक सोमनोलेंस जो यानी अभी तक जो स्लीपीनेस था उसका, उससे जग रहा है और इम्बार्क कर रहा है कि हम भी अब पाथ में मतलब उस पाथ में चलेंगे जहाँ पे डिफेंस में इन्वेस्टमेंट कर सकें। और जो यूरोप है वो स्ट्राइव कर रहा है यानी कि कोशिश कर रहा है कि सिर्फ वो रिलेवेंट नहीं रहे, लेकिन रेदर देन अब एक तरीके से पावर भी अपने राइट के लिए पावर लाएं। फिर आगे कहते हैं जो रिथॉरिक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो फ्रांस पहले बोलता था कि हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, अब वो मतलब वो आवाज़ वापस गूंज रही है बर्लिन और वॉर्सो या ब्रुसेलस जैसी कंट्री से भी,
इनफैक्ट जापान का भी सेम ही है, क्योंकि जापान को बोल रहा था यूएस का प्रेसिडेंट कि अब हम आपसे ज़्यादा पैसा लेंगे, हम आपको इतना फ्री पे क्यों डिफेंस देते हैं, ये सब तो वहाँ से भी आएगा। ठीक है, जैसे फ्रांस का न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, वो सब भी अब बढ़ते जा रहा है। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशनल रिकैलिब्रेशन है कि मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाएंगे। तो ये सब शो करता है, जो प्रोजेक्ट है यूरोपियन का री इन्वेंशन शो करता है ये यूरोप का। अब जो इंडिया का एक्सटर्नल इंगेजमेंट है जो कि लॉन्ग कैरेक्टराइज है कि नॉन अलाइनमेंट से, ठीक है, वो अब चेंज हो रहा है, मॉर्फिंग यानी कि चेंज होना, मोर एजर्टिव पोस्चर है और हमारा अब इस बार, और हम मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। पहले नॉन अलाइनमेंट है, मल्टी अलाइनमेंट कर रहे हैं। इन द वर्ड ऑफ वीरिंग टुवर्ड्स, वीरिंग यानी कि चेंजिंग डायरेक्शन, जो वर्ल्ड चेंज हो रहा है अपना, बायपोलर राइवरी यूएस और चाइना का चल रहा है। तो एट द सेम टाइम इंडिया और यूरोप जो है वो अब दोनों ही एस्पिरेशन रखते हैं कि मिडिल पावर बन जो हैं, जो दोनों के दोनों हैं ऑलरेडी, वो दोनों कॉमन कॉज देखते हैं मल्टीपोलर के लिए, और इसको बोलते हैं कि ये एंकर्ड होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। ठीक है, जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का इंगेजमेंट है वो अनफोल्ड हो रहा है दो लेवल में। एक तो इंस्टीट्यूशनली जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया है वो एक्सपेंड कर रहे हैं अपने लॉन्ग स्टैंडिंग डायलॉग को, जैसे कि कुछ एरियाज़ बताते हैं, ट्रेड और टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज वगैरह है, वो सब पे इन लोग अब इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइज एज अ कॉरिडोर ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बोलते हैं। कुछ स्टैटिस्टिक कैप्चर जो करते हैं वो बोलते हैं कि जो पोटेंशियल है यूरोप और इंडिया का, वो स्टार्लिंग राइज दिखा रहा है ट्रेड इन्वेस्टमेंट में। स्टार्टलिंग राइज यानी कि अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज हो रहा है। फिर 2015 से डेटा देते हैं, 2015 से 22 के बीच में जो यूरोपियन यूनियन का एफडीआई है वो इंडिया में ग्रीव हुआ है, यानी कि बढ़ा है 70% से। और जो फ्रेंच का इन्वेस्टमेंट अकेले ही स्काई रॉकेट किया है 373%। इंडिया में जो लास्ट 3 ईयर पे यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, वो भी डबल हुआ है। पर फिर भी हम जो है सिर्फ अभी तक स्क्रैच कर रहे हैं सरफेस को, इससे बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो होना है उसको फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। और जो सेंसिटिविटी है जो इंडिया के ग्रीन ट्रांजिशन वगैरह से रिलेटेड, या फिर यूरोपियन यूनियन का CBAM दैट इज़ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म है, जो कि एक तरीके से काफ़ी एप्रिसिएटेबल चीज़ है, लेकिन इसको भी री इंटरप्रिटेट करने की ज़रूरत है थ्रू द लेंस ऑफ इक्विटी। ठीक है, क्योंकि इन लोग क्या करते हैं कि इसको एज अ क्लाइमेट प्रोटेक्शनिज्म यूज़ करते हैं, जबकि ये क्लाइमेट एम्बिशन अच्छी बात है रखना, क्लाइमेट को बचाना, लेकिन इसको एक ट्रेड के अगेंस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। फिर आईमैक के बारे में बात करते हैं कि एक मॉडर्न सिल्क रूट का लिंकेज दिखा सकता है आईमैक, और इसको हमें डेवलप करना चाहिए। बोलते हैं परहैप्स, जबकि मोस्ट एग्जिस्टिंग फ्रंटियर लाइज करता है टेक्नोलॉजी में। इंडिया और यूरोप के बीच दोनों डिजिटल आर्किटेक्चर को एक प्रॉपराइटरी डोमेन के जैसे नहीं देखते, रेदर देन देखते हैं एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसे, और ग्लोबल गुड के लिए ये बोलते हैं दोनों ही यूरोप और इंडिया। जो मिस्टर मोदी हैं वो ऑब्जर्व करते हैं AI एक्शन समिट में कि जो पार्टनरशिप है वो स्पैन यानी कि जो पार्टनरशिप है वो पूरा लाइफ स्पैन यानी कि टाइमलाइन, एंटायर डिजिटल लाइफ साइकिल में इनोवेशन और गवर्नेंस को रेगुलेट करने के लिए कर सकते हैं पार्टनरशिप। और जो यूरोप के लीडरशिप हैं डीप टेक वगैरह, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, और एट द सेम टाइम जो इंडिया का डायनामिज्म है सॉफ्टवेयर में या डिजिटल पब्लिक गुड्स में, दोनों का पार्टनरशिप को एक तरीके से क्लीन एनर्जी इनोवेशन के तरीके से यूज़ किया जा सकता है, और बायोटेक्नोलॉजी के तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ओशन सस्टेनेबिलिटी, दोनों मिलकर ये सब काम कर सकते हैं। अब इसको हार्नेस करने के लिए दोनों ही साइड को इन्वेस्ट करना चाहिए, ह्यूमन मोबिलिटी में और कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी में भी इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। और एग्रीमेंट होना चाहिए कि स्टूडेंट है, साइंटिस्ट है, स्कॉलर्स हैं, वो ईज़िली मूव कर सकें, और जो ईज़ दे सके यूरोपियन यूनियन इंडिया के, सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होए। और जो इन द एज ऑफ आइडियाज़ बोलते हैं, इन द एज ऑफ आइडियाज़ क्रॉस बॉर्डर थिंकर्स हैं वो इतने ही वैल्यूएबल हैं जो क्रॉस बॉर्डर कैपिटल
जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही। जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है वो एक्सटेंड करता है बियॉन्ड डिफेंस में भी और काउंटर टेररिज्म के लिए भी। ये जो अलाइनमेंट है वो दिखाता है। वो दोनों ही साइड जो है सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करते हैं। इंडिया अपना आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करता है। एट द सेम टाइम जो यूरोप है रीआर्म 2025 जो लाया है उसके थ्रू बात करता है कि ये भी सेल्फ रिलायंस चाहते हैं। दोनों के ही पास बहुत सारे स्कोप हैं। को डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मैरीटाइम कोऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस कोलैबोरेशन वगैरह कर सकते हैं। यूरोप को अडॉप्ट करना चाहिए अ फर्मर लाइन पाकिस्तान के इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज़म है उसके ऊपर। जो जो ये इशू है एक्सट्रीमिज़म का वो दोनों ही साइड यानी यूरोपियन यूनियन और इंडिया में एक तरीके से इशू है। तो इसको हम टेक्निकल कोऑपरेशन कर सकते हैं। कहते हैं कि जो टेक्निकल कोऑपरेशन है वो बस इनफ नहीं है, पॉलिटिकल विल भी ज़रूरी है। जहाँ पे वर्ल्ड पावर जैसे बिहेव करते हैं, जो वो सोचते हैं वही राइट है, वो इस तरीके से वो बिहेव करते हैं। पर जो मिडिल पावर है जैसे कि इंडिया, उनको एक्ट करना चाहिए रूल बेस पे, ठीक है। और फिर कहते हैं कि हमें परस्यू करना चाहिए स्टेबिलिटी कोलिजन से, और कोरोशन नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए। जो हम दोनों का इंडिया और यूरोपियन यूनियन का शेयर्ड बिलीव्ड है मल्टीलेटरलिज्म में, वो ग्लोबल साउथ को भी इंक्लूसिव फ्रेमवर्क के अंदर लाना चाहिए, उनको भी इंक्लूसिविटी देनी चाहिए। और आगे बोलते हैं चेंजिंग माइंड नॉट जस्ट द पॉलिसीज़। इसके अंदर कहते हैं कि सिर्फ हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए पावर ऑफ परसेप्शन का, जबकि पब्लिक सेंटिमेंट, मीडिया नैरेटिव्स वो सब भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल अटेंशन जो है वो ये सब को अलाइन करके और स्ट्रेटेजिक इंटेंट के साथ जो रिलेशन है उसको फ्लरिश करना चाहिए, ना कि सिर्फ समिट और स्टैटिस्टिक्स से रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, बट एक एम्पैथी दिखाने की ज़रूरत है और एक अच्छा एफर्ट, सस्टेन्ड एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। और यूरोप को अपने स्टीरियोटाइप्स जो हैं इंडिया के प्रति उससे भी ओवरकम करने की ज़रूरत है। उन लोग इससे स्टीरियोटाइप से आगे बढ़ेंगे तभी हम लोग के बीच में इम्प्रूव हो पाएगा रिलेशन। जो रायसीना डायलॉग एक हुआ मर्सिलिया का जून 2025 में, जहाँ पे जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट आए थे उर्सुला वॉन्डर लेनिस, वो एक सिंबॉलिक विजिट था दिल्ली पे फरवरी 2025 में, वो दिखलाता है, ठीक है। अब जो इंडिया का डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट है मेडिटेरेनियन और नॉर्डिक रीजन में, वो सब एक प्रॉमिसिंग स्टेप है, ये बताते हैं। फिर जो इंडिया और यूरोप का लॉन्ग सर्कलिंग, जो एक दूसरे को सर्कलिंग करते हैं बार बार, मतलब एक दूसरे को काइंड ऑफ एक दूसरे के ऊपर कमेंट बाजी करना, उसको कहते हैं लॉन्ग सर्कलिंग वन अनदर। अब उससे आगे बढ़ना चाहिए और जो शेयर्ड वैल्यू है, स्ट्रेटेजिक कंपल्सन है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जबकि कन्वीनियंस के हिसाब से हमको पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, बट कन्विक्शन के हिसाब से पार्टनरशिप करना चाहिए। और लास्ट में कहते हैं कि जो इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट मिरर नहीं फाइंड करना चाहिए, मतलब जैसे को तैसा वाली काम नहीं करना चाहिए। रेदर देन इनको देखना चाहिए कि विंडो टू अ मोर स्टेबल, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। तो एक तरीके से इन दोनों को एज अ विंडो वर्ल्ड करना चाहिए कि ज़्यादा इक्विटेबल और इंक्लूसिव इक्विटेबल वर्ल्ड की तरफ बात कर सकें। तो इतना ही था इस एडिटोरियल डिस्कशन में। थैंक यू। अगर अच्छा लगेगा और पूरा देखे होगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।